स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज हम अपना ये राष्ट्रीय त्योहार तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक शपथ लेनी है आज कि अगले राष्ट्रीय त्योहार इसको जब हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे तो वर्दी के साथ करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमने अब जिम्मा उठा ही लिया है और हमने सोच ही लिया है कि अब हमें अपनी सेवाएं वर्दी धारण करते हुए अगले वर्ष तक हमें अपनी सेवाएं देश को देनी है और हम भी अब देश सेवा में अपना योगदान देंगे। तो इसी तरीके से आप बढ़िया मेहनत करते रहिए। डेली हमारी सिलेक्शन सीरीज चल ही रही है, तो अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले अगले गणतंत्र दिवस तक आप इसमें सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। आपको इनकी आयु का अनुपात तो बताया है, आयु का अनुपात बता दिया है और अनुपात बताया है कौन सा? वर्तमान। कौन कौन है? 3 व्यक्ति हैं। तो उनको लिख लेना है कि वर्तमान आयु का जो हमें अनुपात दे रखा है वह कितना है? अनुपात है 3, 5 और 7। ठीक, 3 व्यक्ति हैं, नाम दिए नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। और हमें जो योगफल दिया है 6 वर्ष पहले का दिया है। अब हमारे पास अनुपात तो वर्तमान के हैं, लेकिन हमें जो उनका योगफल दे रखा है वह 6 वर्ष पहले का दे रखा है। तो अनुपात 6 वर्ष पहले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप अनुपात से ना ही कुछ घटा सकते हैं इनसे डायरेक्ट, ना इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ x लिखना पड़ेगा और x लिखने वाला क्वेश्चन हम करते ही नहीं भाई, करना ही नहीं है। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। ठीक है ना? बहुत कम हो सकता है एक आध क्वेश्चन कभी किसी शिफ्ट में आ जाए कि आपको मजबूरन लिखना ही पड़े, नहीं तो ऑप्शन से हो जाते हैं या फिर कोई एक अच्छी स्मार्ट अप्रोच होती ही है। तो योगफल हमें दे रखा है 87, हमारे पास है तो योगफल, लेकिन साहब ये 6 वर्ष पहले का है। तो अगर वर्तमान में हम इनका योगफल लिखते तो कितना होगा? योगफल को वर्तमान में ले आओ। कैसे ले आए सर? अरे भाई, योगफल में 6 वर्ष पहला व्यक्ति बढ़ेगा। योगफल मतलब तीनों का, पहला दूसरा 3 लोग है ना, तो 6 वर्ष ये बढ़ जाएगा, 6 वर्ष ये बढ़ जाएगा, 6 वर्ष ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये 6 साल पहले का योगफल है। हमें तो वर्तमान का चाहिए। क्यों चाहिए वर्तमान का? क्योंकि हमारे पास अनुपात वर्तमान के हैं, है ना? तो 6 6 6 कितना हो गया? 18। यानी आप इसमें अगर 18 प्लस कर दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा वर्तमान। तो वर्तमान में 8 7 15, 1 8 1 9 और 1 10, यानी कि तीनों का योगफल है 105। तो हम यहां से कहेंगे कि उनके हिसाब से योगफल हो गया, वर्तमान योगफल तीनों का 105। हमारे हिसाब से 7 3 10 और 5 15 गुणा चाहिए। क्या क्या चाहिए है? हमें चाहिए है उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों की। एक बार हमें 3 की वैल्यू चाहिए है, एक बार हमें 5 की वैल्यू चाहिए है और एक बार हमें वैल्यू चाहिए है 7 की। 15 से जाएगा 15 7, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा। 7 पंचे, ये बीच वाली की वैल्यू चाहिए तो 7 पंचे 35, 7 7 49, यानी कि 21 35 49, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू को हमेशा अनुपात के पास लेके आना है, याद रखना इस बात को। ठीक, चलिए, x1 x2 और x3 किसी कार्य को क्रमशः 90 45 और 67.5 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13 दिन यानी 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कौन कौन है भाई? 3 लोग हैं, अपना x1 x2 और x3। तो उन्होंने बताया है कि x1 ये तो करता है 90 में, दूसरा करता है 45 में, और ये तीसरा दे रखा है दशमलव में। तो कभी भी आपको दशमलव का सहारा लेना ही नहीं है। 67.5 उसने बोला है, 67.5।
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 67.5 67 सही 1/2। 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधा को हम भिन्न में लिखते हैं 1/2। और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, 67 दूनी 134 और 1 हो गया हमारा 135। नीचे आ जाएगा अपना ये 2 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 135/2। तो आपको यही लिखना है 135, नीचे अपना आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पहले कराया था और आपको बताया था कि कभी भी आपको एलसीएम लेना है और ऐसे कोई भिन्न में अगर कोई संख्या आ जाती है तो आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ऊपर ऊपर वाले का आपको एलसीएम ले लेना है, यानी कि 90, 45 और 135 का। तो 90 और 45 का एलसीएम यानी वह संख्या जो इन दोनों से कट जाए, 90 ही है। अब 90 और 135 से कौन कटेगा, तो वह कटेगा अपना 270। 135 दूनी 270। तो 90 से जाएगा ये 3 बार, 45 से कितने बार जाएगा, 45 से जाएगा 6 बार। क्यों, क्योंकि 45 दूनी 90 और 90 दिया 270, तो 6 बार जाएगा। ठीक है ना। और 135 से जाएगा 2 बार। तो देखो इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको 270 में भाग कराना है, किससे भाग कराना है, 135/2 से। तो कैसे भाग कराते हैं, 270 भागित, तो भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, और 135/2 से आपको कर देना है 2/135। 135 दूनी 270, 2 दूनी यहाँ पे आएगा अपना 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 135 दूनी 270 और 2 दूनी 4। तो ये आ गई तीनों की कार्य क्षमता। ठीक। अब उसने हमसे कहा है, उसने ये कहा है कि ये जो x2 है यानी बीच वाला बंदा जो है, वह 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो x2 एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट। और कितने दिन पहले काम छोड़ा है, तो जितने दिन पहले काम छोड़ा है वो काम आप निकाल दो और इसमें ऐड कर दो और तीनों से करा दो। तो 13.5 दिन, क्या हम 13.5 को 13 सही 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 0.5 मतलब 1/2। 13 दूनी 26 और 1 27/2, यानी 6 गुणा आपको कराना है। देखो 27/2, 2 से अपना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 27 तिया हो जाता है अपना 81, यानी कि 81 काम छोड़ के गया है। तो ये 81 काम किसी ना किसी ने किया होगा, इसलिए आपको जितने दिन पहले, पहले बोले ना पहले, वह कार्य निकाल के इसमें जोड़ देना है। और फिर किसी से जाने का मतलब जाने के लिए नहीं बोलना है, सभी से मिलके आपको काम करा देना है। तो यहाँ जाएगा अपना 1, 8, 7, 15, यहाँ 1, 2 और 1, 3, यानी कि टोटल काम है 351। और किससे कराना है, तीनों से मिलके, 6, 4, 10 और 1, 3, 13 हो गया अपना। 13 से भाग करा दो, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया और अपना बच गया 9, यानी हो गया 91। 13 सत्ते 91, आंसर हो जाएगा 27 दिन, ऑप्शन नंबर डी। जितने दिन पहले का काम छोड़े, जो भी व्यक्ति छोड़ता है उतने दिन का निकाल के इसमें जोड़ दो और जितने भी लोग हैं सबसे करा दो। ठीक है ना। जब बोलता है इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो वो काम निकाल के घटाते हैं और उस व्यक्ति को भी ग्रुप से अलग कर देते हैं। पहले में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, चलिए। 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज हो गए हैं। उनके अंकों का सही औसत कितना है। भाई गलती हो गई है औसत निकालने में, 32 के बजाय, मतलब सही मार्क्स कितने थे, सही मार्क्स थे 32, और आपने दे कितने दिए हैं उसको गलती से 23। अब गलती कैसे सुधारोगे, गलती कैसे सुधारोगे, जैसे आपको किसी के 32 रुपए देने हैं और आपने उसके सिर्फ 23 रुपए दिए और बोल दिया हिसाब चुकता हो गया, फिर बाद में गलती पकड़ी गई कि नहीं भाई चाहिए तो 32 रुपए थे, आपने 23 ही दिए हैं, तब आप कैसे गलती सुधारोगे, आप कहोगे भाई जितना मैंने कम दिया था आप वापस ले लो, यानी कि 23 में कितना और देना है आपको, 9 अंक और दे देना है उसको। अंक 130 थे औसत, पता चला कि मिलने तो थे 32 अंक लेकिन मिले हैं 23 अंक। अब गलती कैसे सुधारी जाए, आप उनसे कह दो कि सर आप मेरे 9 अंक और बढ़ा दो, यानी कि 9 अंक की आपको क्या करना है, वृद्धि। आपको 23 मिले हैं, मिलने कितने चाहिए थे 32, तो कितने और लेना है 9,
यानी कि 9 की वृद्धि हो जाएगी। अब इस 9 का फायदा होगा सभी को, क्योंकि बात हो रही है औसत की। औसत मतलब हर एक। तो कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। कितने लोग हैं? 13, यानी कि 13 लोगों में ये 9 रुपए, ये 9 अंक बांटना है। तो देखा जाए तो एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 131 और 132 तो नहीं हो सकता, 130 की समथिंग है, इसलिए इसमें देखो 2 ऑप्शन दे दिए हैं जो 130 के पास है। यानी आपको भाग कराना होगा। इसमें आप जैसे ही दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 13 में भाग तो जा नहीं रहा है, 13 में भाग तो जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? पहले लगाएंगे दशमलव, यानी पहले आएगा शून्य, फिर लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ 90 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा अपना 13 छः 78, 13 छः 78, और फिर बच गया अपना कितना? बच गया है 12, यानी हो गया अपना 120। तो 13 नम्मा 117, यानी कि 0.69 की करना है वृद्धि। तो औसत कितना चल रहा था? औसत तो चल रहा था 130। अब इतने से और बढ़ जाएगा, यानी कि 0.69 बढ़ जाएगा, तो 130.69 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है कि मिलने थे 132, सॉरी मिलने थे 32 अंक, मिले हैं 23। तो कितने अंक और मिलेंगे? अब हमें 9 अंक हमारे बढ़ जाएंगे, तो 9 अंक की वजह से हमारा औसत बढ़ेगा। ठीक है ना? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ 10% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अगर मैं कहूं आपसे कि वस्तु थी कितने रुपए की? 100 रुपए की, क्रय मूल्य है 100, उसने पहली बार 10% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को आप 10% की हानि पर बेचोगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो आप कितने में बेचोगे? 90 में। ये आ गया अपना विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब कंडीशन ये है, यदि के बाद अगर ऐसा ऐसा हुआ होता, तो उसने बोला है यदि वह इसे 30% कम में खरीदता, 100 की बजाय इसका 30%, तो 100 मानने का फायदा ही यही होता है कि 100 का 30% 30 ही होगा। तो 100 का 30% यानी कि 30 रुपए, 100 रुपए की वस्तु 30 रुपए कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 70 में। क्रय मूल्य होना चाहिए था 70, खरीदता, और 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता। ये तो वैल्यू है, अभी रुपए आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते, तो उसका लाभ 10% होगा। मतलब कि जब वह 30% कम में खरीदता तो वह वस्तु को बेचता है 10% के लाभ पर, यानी कि 70 का 10%, 70 का 10% लाभ कमाता। तो किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, पीछे से शून्य हटा दो, तो 70 का 10% होता है 7, यानी 70 की वस्तु 7 के लाभ पर बेचता। लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता? 77 में। ये आ गया नया वाला विक्रय मूल्य। तो उसने देखो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 90, अब विक्रय मूल्य कितना है? 77। कितने रुपए कम में बेचा पहले की तुलना में? तो 13 रुपए कम में बेचा। बेचा ना? उनके हिसाब से कितने रुपए कम मूल्य पर बेचता? उनके हिसाब से 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता, अपने हिसाब से 13 रुपए कम मूल्य पर बेचता। देखो 90 की जगह 177 में बेच रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो कौन सा क्रय मूल्य बताना है सर? ये वाला कि ये वाला? तो हमेशा बताते हैं पहले वाला, यदि के पहले वाला। यदि के पहले क्या था क्रय मूल्य? कंडीशन के पहले क्या था क्रय मूल्य? 100 था। हमेशा यही बताते हैं, इसलिए हम आपको बताना है 100। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 गुणा 100 कराएंगे, आंसर हो जाएगा अपना 200। ठीक है ना? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन वाले दो नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है तो 24 छात्रों का नया औसत वजन क्या है? क्योंकि 2 लोग आ गए तो औसत मतलब कितने लोग हो गए? 22 थे, अब 24 हो गए। तो भाई औसत क्या चल रहा है? औसत क्या चल रहा है? तो देखो औसत चल रहा है 42। समझना बात को। औसत का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? कितना चल रहा है औसत? 42। 42 के ही कितने ही व्यक्ति आप ले आओ तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन इन्होंने 2 व्यक्ति बुला लिए, 2 व्यक्ति इन्होंने बुला लिए,
और दोनों व्यक्तियों का उन्होंने वजन भी बताया है कि एक व्यक्ति का वजन है 33 और दूसरे व्यक्ति का वजन है 39। बुलाया ना, तो ये देखो 42 से कम आए हैं, 42 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 9 कम है। समझ रहे हैं ना बात को, ये 42 से कितना कम है, 3 कम है, तो दोनों कम ही तो लाए हैं, तो दोनों मिला के कितना कम लाए हैं, 9 और 3 12 कम लाए हैं, तो 12 से औसत कम हो जाएगा। इस 12 का फर्क पड़ेगा सभी लोगों पे, इस 12 का फर्क पड़ेगा सभी लोगों पे, क्योंकि औसत तो मतलब होता है हर एक, यानी कि 24 लोगों पर 12 की कमी करना है, 24 लोगों से 12 की कमी करना है, तो औसत मतलब हर एक, तो हर एक में कितने की कमी होगी, 12 की कमी, 24 लोगों में कितने की कमी करनी है, 12 की, तो हर एक में कितने की कमी होगी, जब हर एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी कि आधा। तो औसत कितना चल रहा था, औसत चल रहा था अपना 42। अब 42 से 0.5 आपको निकाल देना है, बचेगा 41.5। ठीक है ना, कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है, ना ही आपको 22 गुणा 42 कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं कराना होता है। ठीक है ना, चलिए एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने आम बेचे जिससे उसे 30% की हानि हो। सबसे पहले तो आपको इस प्रतिशत को पकड़ लेना है, 30% क्या है, ये है अपनी हानि। 30% की भिन्न होती है 3/10। लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है। 10 की वस्तु 3 की हानि पर बेचोगे, मतलब कितने में बेचोगे, 7 में, ये अपना विक्रय मूल्य होता है। और सबसे अच्छी बात आपको ये देख लेना है कि जब आप 1 रुपए मतलब जितने रुपए में आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं और बाद में आपसे उतने ही रुपए में वस्तु को बेचने को बोले, तो आप अनुपात मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे अनुपात मेथड, 1 रुपए में खरीदा है, 1 ही रुपए में बेचने की बात हो रही, तो आप इसे क्वेश्चन को सिर्फ अनुपात बना के कर सकते हैं। आपको लिखना है मूल्य, मूल्य उसने बताया है कि मैंने यानी कि पहले उसने क्या किया है, पहले उसने हमें खरीदने का बताया है, खरीदने का बताया है कि मैंने 10 रुपए में वस्तु को खरीदा था, ये है अपना सीपी और ये है अपना एसपी। ठीक है ना, तो ये है अपना मूल्य, अभी हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ मूल्य लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 10 रुपए की वस्तु खरीदी है और बेच कितने में दी है, बेच कितने में दी है, 7 में। तो जब आप एक ही रुपए में खरीद रहे हैं, मतलब जितने रुपए में खरीद रहे हैं और उतने ही रुपए में आप बेचने की बात कर रहे हैं, तो मूल्य के अनुपात का उल्टा हो जाता है मात्रा का अनुपात, यानी 10 से 7 यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दो 7 से 10, यानी कि खरीदी थी 7, बेचेगा 10, बस। तो उनके हिसाब से उसने कितने आम खरीदे हैं, 35। हमारे हिसाब से मात्रा देखो, कितने खरीदे हैं, 7, चाहिए क्या है, बेचेगा कितने, यही तो पूछा है, कितने आम बेचेगा, तो बेचने वाले आम ये रहे 10, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 गुणा 10 यानी कि 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में अभी तक बता देना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी तक आप कितने क्वेश्चन सॉल्व जैसे नहीं कर पाए हैं और आपको समझ आया है कि नहीं आया है। और इसी बीच आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को और अपने जो भी आपके रिश्तेदार भाई बहन पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कर देना है। बस आपको अपने सर का इतना सहयोग बीच बीच में करते जाना है। चलिए, ठीक है ना, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, इसको आप आईएमपी टिक कर दो, इसको आप आईएमपी टिक कर दो और वीडियो को हो सके तो सेव कर लो। आएगा क्वेश्चन, भले जो 2024 में आया था अब आएगा 2026 में, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आएगा, अब ये वाला आएगा। ठीक है, आप किसी भी शिफ्ट में पेपर देने जाओ आपको आएगा। चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य क्या बोला है, क्रय मूल्य से, तो आप इसे ना प्रतिशत से भिन्न बना के भी कर सकते हैं, यानी कि 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, किससे, क्रय मूल्य से, जिससे बोले नीचे वाली संख्या उसी को बना दो, यानी कि क्रय मूल्य से, तो नीचे वाली संख्या हो गई अपनी क्रय मूल्य। 5 से 1 अधिक है मतलब कितना, 6,
क्या है ये? अंकित मूल्य। क्या है ये? अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। और आपको 100 मान के करना है, 100 मान के कर लेना, 100 से 120। लेकिन यहाँ प्रतिशत 20 की जगह कुछ भी आ सकता है, 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, 14 सही 2/7, कोई भी भिन्न आ सकती है। तो भाई कोई भी प्रतिशत आ सकता है, तो भाई कोई भी आ सकता है, तो 100 कई बार परेशान कर जाता है, तो भाई आप प्रतिशत से क्या बना लेना? भिन्न। 1/5 किससे? क्रय मूल्य से। जिससे बोलता है नीचे वाली संख्या वही होती है। क्रय मूल्य कितना है? जिससे बोला है तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य बना दो। अधिक बोला है तो 5 से 1 अधिक करेंगे 6, यानी ये मार्केट प्राइस हो गया। अब देखो कहानी, यदि कुर्सी को 20 रुपए छूट के बाद 220 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है? उसने वस्तु को बेच दिया, सेलिंग प्राइस बेच दिया कितने में? 220 में उसने बोला, और इस पर उसने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया था, 20 रुपए कम कर लिया था, यानी कि वस्तु का मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना था? 240 था। इतनी बात आप समझे कि नहीं? 220 रुपए में वस्तु को बेचा है, 20 रुपए उसने डिस्काउंट में दिया था, यानी कि उसने ग्राहक को बताया होगा 240 बताया होगा। यानी कि डिस्काउंट मिलता किस पे है? डिस्काउंट मिलता किस पे है? हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर, यानी मार्केट प्राइस पर। उसने कहा होगा है तो 240 रुपए का, मैं आपको 20 रुपए कम में लगा देता हूं, और फाइनली उसने बेच दिया 220 में। हमें अंकित मूल्य ही चाहिए था, उनके हिसाब से अंकित मूल्य है 240, हमारे हिसाब से अंकित मूल्य है 6। चाहिए क्या? चाहिए क्या? लाभ प्रतिशत कितना होगा? अरे भाई लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है उसने, तो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है क्रय मूल्य। पहले हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो 6 से जाएगा, 6 चौको 24, शून्य की शून्य, 40 पंचे हो जाता है अपना 200। 200 रुपए है वस्तु का क्या? क्रय मूल्य। अब 200 की वस्तु उसने 220 रुपए में बेची है, ये अपना विक्रय मूल्य है। तो कितना लाभ हो गया? 20 रुपए का क्या हो गया है? लाभ। तो 20 का लाभ हुआ है कितने पे? लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, यानी 200 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। अपना ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से जाएगा ये टोटल 10 बार, आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है ना? तो आपको क्या निकालना था? कुछ नहीं, आपको पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है, उसके बाद आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना जानते ही हैं। ठीक है ना? तो आंसर है 10%। चलिए, एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है। क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, स्वयं का यानी किसका? मूलधन का हो जाता है, ये हो जाता है कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। 7 गुना, अगर मूलधन 1 था तो 1 का 7 गुना होता है 7। जब भी गुना बोले क्वेश्चन में और आपको कोई संख्या मानना है अपने ही मन से, तो हमेशा मानना है आपको 1, क्योंकि 1 का जितने गुना बोलेगा उतना ही आंसर आएगा। 1 का 2 गुना 2, 1 का 8 गुना 8, 1 का 7 गुना 7। और ये हो जाता है क्या होता है? धन 1 से 7 हो गया, तो भाई हो गया, ये क्या है? ये मिश्र धन है। कैसे हो गया? क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ गया, और कोई भी धन जिसमें ब्याज शामिल हो जाता है वह बन जाता है मिश्र धन। तो भाई सीधी सी बात ये है कि कितने वर्षों में हुआ है? तो ये सब कारनामा हुआ है 10 वर्ष में, और इन 10 वर्षों में ब्याज कितना मिल गया है? 6। ब्याज कितना मिल गया है? 6। 1 से राशि 7 हो गई, तो हो गई, तो 1 ये हो गया अपना मूलधन, ये है मिश्र धन। मिश्र धन में से 1 मूलधन निकाल दो, बचा 6। ये क्या है? ये क्या है? ये है साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज, दोनों को जोड़ दो तो मिश्र धन बन जाता है ना? तो ये 6 रुपए क्या है? ब्याज। अब उसने पूछा 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर, दर भी यही है, वह मूलधन यानी कि मूलधन भी यही है, कितने गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। अरे भाई 10 वर्ष में 6 रुपए ब्याज मिला, फिर से 10 वर्ष को दे दो, तो 10 वर्ष और 10 वर्ष कितने वर्ष हो जाएंगे? हो गए ना 20 वर्ष। और जब 10 वर्ष में आपको 6 रुपए का ब्याज मिला है, तो फिर से 10 वर्ष को अगर आप देते हैं तो फिर से 6 रुपए ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो यही होता है। अगर 1 साल का 10 है तो अगले साल का भी 10 होगा, यानी इन 10 वर्षों का 6 रुपए ब्याज है, तो इन 10 वर्षों में भी आपको 6 ही रुपए मिलेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है कि बढ़ जाएगा, ये साधारण ब्याज है। तो 7 और 6, अब धन कितना हो जाएगा? 13।
तो उसने यही हमसे पूछा है कि मूलधन का कितने गुना हो जाएगा। तो 1 से 13 कितने गुना है, तो आप कहेंगे 13 गुना ही है सर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इन 10 वर्षों में फिर से 6 रुपए मिल जाएगा। तो टोटल शुरुआत से देखें तो धन हो गया है 1 से 13 कितने गुना है, 1 से 13 कितने गुना है, 13 गुना। 1 13 13 है ना। चलिए तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। तो कहाँ होते हैं उत्तीर्ण, मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। मैंने कहा यही वो अंक हैं, पता नहीं कितने हैं, यही वो अंक हैं जहां पर बच्चा क्या हो जाता है, पास। अब इसने किया क्या है, दो कंडीशन है। पहले इसके 32% अंक आए और ये फेल हो गया। फेल हो गया मतलब पास होने वाले अंक यहाँ तो पास हो जाते हैं, इससे थोड़ा कम रह गया और 32% उसको अंक मिले और वह नंबर कितने अंकों से फेल हो गया है, 15 से। और अगली कंडीशन में उन्होंने बताया है कि अगर वह 57% अंक प्राप्त करता है तो पास हो जाता है। पास कब होते हैं, जब आप न्यूनतम जो अंक होते हैं जितने में हम पास या फेल होते हैं उससे अधिक लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और उसने हमें बता दिया है कि कितने अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं, 10 अंक अधिक मिलते हैं, 10 अंक अधिक मिलते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए। ये वो वाला बिंदु है जहां पर बच्चा हो जाता है पास। इससे कम लाते हैं तो फेल हो जाते हैं और इससे ज्यादा लाते हैं तो पास। 32% लाने के बाद 15 अंक से फेल हुआ है, 57% लाने के बाद पास होने वाले जो अंक है उससे 10 अंक एक्स्ट्रा मिले हैं। आपसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, यहां से लेके यहां तक अगर हम प्रतिशत प्रतिशत में गैप देखें, ये अपना 57% था। यहां से लेके यहां तक अगर हम प्रतिशत में गैप देखें तो हमारा यहाँ पे गैप है देखो 25% का गैप है, समझना बात को। और अंकों में अगर हम गैप देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप है 15 और यहाँ से यहाँ तक का गैप है 10। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 अंक का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि 25 अंक का गैप जो आया है इस 25% की वजह से आया है। तो 25% की वैल्यू 25 है तो 32% की वैल्यू क्या होगी, तो 32% की वैल्यू 32 ही होगी। यानी उसको यहां मिले हैं 32 अंक, बात समझ रहे। और 32 अंक मिलने के बाद 15 अंक से फेल हो गया है, यानी कि अगर इसको 15 अंक और मिलते तो यहाँ अंक आते 47 और 47 अंक में हो जाते हैं बच्चे पास। यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये पास होने वाले अंक हैं। पहले आप इसके फेल होने वाले अंक निकाल लो और उसमें 15 जोड़ दो तो 47। अगर आप 57 की वैल्यू निकालते हैं तो पास होने से 10 अंक एक्स्ट्रा है, अधिक है, तो 10 अंक पीछे सिर्फ पास होते हैं। तो यहां से आप 10 अंक कम करके बता सकते थे। ठीक, चलिए। पृथ्वी के पास 10:13 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है। ये आड़ू क्या है, ये आड़ू क्या है, एक प्रकार का फल ही होता है ना। सेलिन के पास 7:9 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है। विक्रम के पास 5:7 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, जीडी में आया है, 2024 के क्वेश्चन है। तो आपको पिछले क्वेश्चन सारे में करा ही रहा हूं और जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो भी आपके बीच में लेके आ रहा हूं। ठीक है ना, चलिए। तो भाई अपना कौन कौन है इसमें, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद सेलिन है और उसके बाद कौन है, विक्रम है। 3 लोग हैं, 3 लोगों के पास अलग अलग इनके रेशियो है। तो बात आप चाहे अनुपात में लिखो या फिर भिन्न में लिखो, एक ही बात है। 10:13 का मतलब होता है 10/13, ठीक है ना। और 7:9 का मतलब होता है 7/9। और इसके बाद विक्रम के पास है 5:7, यानी आप लिख सकते हो 5/7। अब आपको यही बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये उसका पूछने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो देखो यहाँ आप चाहें तो तिर्यक गुणा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इन दोनों का देख, यहाँ इन दोनों का बस अपन देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो तिर्यक गुणा करें, 7 7 हो गया देखो 49, यहाँ देखो 5 नाम हो गया 45, हुआ ना। तो बताओ 49 बड़ा है कि 45, तो आप कहेंगे 49 मतलब ये बड़ा है, तो ये भिन्न काम की नहीं है, ये बड़ी है।
इन दोनों में से तो ये बड़ी है। बस आपको ये और मालूम करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो फिर से आप उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका तिर्यक गुणा करा दो, 10 नाम हो जाएगा देखो 90। यहाँ 7 से देखेंगे, ऊपर से नीचे वाले में गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या के बदले यहाँ आपको लिखना है। 13 सत्ते यानी 7 का गुणा 13 में करेंगे तो आएगा देखो 91। अब 90 बड़ा है कि 91, तो इस साइड वाली बड़ी है, मतलब ये भिन्न छोटी है। आंसर हो जाएगा 7:9 बड़ा है। और 7:9 किसके पास था? तो 7:9 था सेलिन के पास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलिन। ठीक है ना? चलिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो भाई क्या क्या है अपने पास? अपने पास है अम्ल और पानी। तो अम्ल और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7:4। उसने बोला है कि हम इसमें क्या मिला रहे हैं? पानी। भाई मिला दो पानी, पानी आप मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात हो जाता है 7:5। अब मैं आपसे पूछूं क्या मिला रहे हैं? तो मिला रहे हैं इसमें पानी, यानी पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन क्या नहीं मिला रहे हैं? अम्ल। जो मिला रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी जो है उसको आपको रखना है दोनों ही कंडीशन में समान, यानी अम्ल पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो देखो बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो हम इसे क्या करते? बराबर करते। मिला रहे हैं पानी तो पानी में परिवर्तन होने दो, बाकी जो दूसरी कैटेगरी बची है उसको आपको रखना है बराबर। तो किस्मत से बराबर है, जब नहीं होता है तो हम इसे बराबर कर लेते हैं। तो 4 से हो गया है पानी कितना? 5, मतलब कितना बढ़ाया है? 1। तो उनके हिसाब से कितना बढ़ाया है? 2। अपने हिसाब से कितना बढ़ाया है? 1। चाहिए क्या है? अम्ल की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा दोनों ही कंडीशन में समान ही है, यानी आपको बताना है वैल्यू 7 की। तो 1 से तो करने का मतलब होता नहीं है, तो 2 सत्ते हो गया अपना 14। तो अम्ल की मात्रा है 14 लीटर। ठीक है ना? चलिए, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा हमेशा ट्रिपलेट से आएगा, ज्यादा संभावना उसी की है। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए कि 15 17 किस में आता है? तो ट्रिपलेट जैसे ही है तो 8 15 17 होता है, यानी कि क्षेत्रफल में हमें सबसे लंबी भुजा का कोई काम नहीं होता है, हमें सिर्फ लंब और आधार चाहिए होता है ना? तो सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी 17 का काम नहीं है। ऐसी कौन सी ट्रिपलेट है, ऐसी कौन सी ट्रिपलेट है जिसमें 15 और 17 दोनों आते हैं? तो ट्रिपलेट है 8 15 और 17, जिसमें सबसे लंबी भुजा का कोई काम नहीं होता है, हमेशा 15 8 120, 120 का आधा होता है 60, और 60 हमारा आंसर है। ठीक है ना? ऐसे आपको बताना है बिना किसी सूत्र के, यानी कि समकोण जो होता है वो आयत का आधा ही होता है। तो 15 8 लंबाई गुणा चौड़ाई जैसे करते थे, 15 8 120, उसका आधा कर दो 60। ठीक है ना? बाकी मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूं दोस्तों। ये होता है अपना समकोण त्रिभुज, यहां बनता है समकोण। तो ये जो सबसे लंबी भुजा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कर्ण, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? तो सबसे लंबी भुजा आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 17, और इसको 15। तो पहले आपको ये मालूम करना है, क्योंकि क्षेत्रफल में ऊंचाई और आधार का काम है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? ट्रिपलेट। और अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट में कि सर हमें ट्रिपलेट याद नहीं है, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द एक क्लास लेके आऊंगा, और उसी क्लास में आपको एग्जाम में आने वाली ट्रिपलेट बनाना भी सिखा दूंगा और वहीं के वहीं आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है ना? लेकिन जब आप कहेंगे तब, क्योंकि अभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, अभी हमारी क्लास प्रैक्टिस क्लास ये जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो किसी दिन अगर आप कहेंगे तो ये चीजें मैं आपकी क्लियर करा दूंगा। तो 8 15 17, 15 17 किस ट्रिपलेट में आता है? तो वह आता है 8 15 17 में। तो बस मैंने वही किया, 1/2 गुणा 15 गुणा 8, 2 से गया 2 चौके 8, 15 चौके कितना हो गया? देखो 60। ऐसे तो मैं आपको हमेशा बता देता हूं कि आपको इतना नहीं लिखना है जब भी आपसे समकोण का
क्षेत्रफल पूछे, आपको लंब और आधार यानी कि सबसे लंबी भुजा को हमेशा छोड़ देना है। 15 और 17 किस में आता है? 8 15 17 में, और इन दोनों का गुणा करा के 15 120 का आधा क्या होता है? 60। या इन दोनों में से किसी एक भुजा को पहले आप आधा कर दो, जैसे 8 का आधा होता है 4 और 4 15 गुणा कराएंगे तो 60 आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन थे। तो आप बता दिया करें कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप कितने अच्छी तरीके से चीजों को सीख पा रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए थे। अगर आप 12 में से 12 कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए वहां भी आपके 20 में से 20 ही आएंगे। ठीक है ना? और अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तब भी आएंगे, अगर आप चीजों को डेली प्रैक्टिस के साथ सीख पा रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए ताकि आने वाले गणतंत्र दिवस तक आप भी अपनी वर्दी को प्राप्त कर लें। और एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।